Hello and welcome once again on my YouTube channel Dr. MKG Classes। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और 2026 की एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, या कुछ यूँ कहें कि 2026 के बैटल में शामिल होने वाले हैं। और उनके लिए ये बैटल एक विन विन सिचुएशन बने, इसलिए मैंने क्लास 10th के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए 2026 के उनके बोर्ड को ध्यान में रखते हुए बायो साइंस के सभी यूनिट चैप्टर वाइज और इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाइज तैयार किया है, और वो एक सीरीज में एक एक करके आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। मुझे उम्मीद है कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो क्लास 10th की एग्ज़ाम पास करने के बाद शायद बायो साइंस ऑफ लाइफ में दोबारा ना पढ़ें। हो सकता है वो इंजीनियरिंग या किसी और फील्ड में माइग्रेट कर जाएं। तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा कि एक अंतिम प्रयास कर लें, क्योंकि आज के ज़माने में सारे जो डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, जो डिजीज़ हो रही है, वो लाइफ स्टाइल को लेके ही हो रही है। तो हम अपने लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन लाके, चेंजेस लाके और एक सही और हेल्दी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करके कैसे अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, ये बेसिक अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन आपको सिलेबस ओरिएंटेड प्रोवाइड करने के लिए मैं मौजूद हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप इससे बहुत हद तक बेनिफिट प्राप्त करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग बात करते हैं क्लास 10th के एक बेहद इंपॉर्टेंट सिलेबस, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेहद इंपॉर्टेंट यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। मतलब हिंदी में कहें तो जैव प्रक्रम। लाइफ को चलाने के लिए, लाइफ को प्रोसेस करने के लिए हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है, और ये इतना इजी या इतना डिफ़िकल्ट क्यों है। लाइफ प्रोसेसेस में हम ये सीखते हैं कि हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, लाइफ को हेल्दी और सही तरीके से प्रोसेस करने के लिए हमें किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करना है और कैसे उसको अपने लाइफ में एडॉप्ट करना है। तो लाइफ प्रोसेस चैप्टर, जिसमें हमें पूरी तरीके से कोशिश करनी है कि हम एक बदलाव लाए अपने लाइफ में, और जो इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजी है उसके बारे में ध्यान दें। तो ऐसे वन में हम स्टूडेंट्स को ये 4 इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजी के बारे में समझाते हैं, जिससे लाइफ जो है ईजिली प्रोसेस हो सकता है। क्योंकि लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं मेंटेनेंस। अगर आपने मेंटेनेंस अपना ठीक कर लिया तो समझिए कि आपका लाइफ जो है पटरी पे बिल्कुल दौड़ गया। तो लाइफ प्रोसेसेस में 4 इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, 4 इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजी के बारे में हम पढ़ने जाएंगे, जिसमें लाइफ को प्रोसेस करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी है, वो है न्यूट्रिशन। बिना न्यूट्रिशन के और बिना पोषण के लाइफ का प्रोसेस कर पाना लगभग इनफैक्ट असंभव है। दूसरे इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो लाइफ को रन करने के लिए बेहद ज़रूरी है, वो है न्यूट्रिशन के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेशन। क्योंकि श्वास लेंगे तभी हम एनर्जी बिल्डअप कर पाएंगे, एटीपी बना पाएंगे। यानी दूसरा इम्पॉर्टेंट यूनिट जो हमें देखना है वो है श्वसन का। श्वसन के बाद तीसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक में फिजियोलॉजी जो हमें देखनी है वो है, तीसरी इंपॉर्टेंट जो फिजियोलॉजी हमें देखनी है वो है रक्त का संचार, यानी सर्कुलेशन। रक्त का संचार यानी सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में हमें पढ़ना है। और चौथी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजी जो लाइफ को प्रोसेस करने के लिए बेहद ज़रूरी है वो है एक्सक्रीशन। मतलब अगर ये 4 चीज़ों का सही तरीके से समन्वय हो जाए तो लाइफ में बहुत हद तक हम आसानी से प्रोसेस करने में सफल हो पाएंगे। तो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में
हमें समेटिव 1 के लिए यानी शुरू के 6 महीने में इन्हीं 4 बेहद इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजी पे फोकस करना रहता है, जिसमें आता है पाचन यानी पोषण से पाचन का कनेक्शन है, श्वसन रक्त का संचार और उत्सर्जन। उम्मीद करेंगे कि ये 4 इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजी आपको आसानी से समझ में आए और इसके सारे क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस कंटेंट के कवर किए जाए। तो पहला तो लाइफ प्रोसेस में ये है, और साथ ही साथ इसी के साथ समेटिव में 2 चीज और ऐड किया गया है। एक को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बिना नियंत्रण और समन्वय के तो कोई काम हो ही नहीं पाएगा। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये भी इसी कड़ी में हम लोग इसके बाद ऐड करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस के न्यूट्रिशन के बारे में। तो देखते हैं न्यूट्रिशन और ये जो लाइफ प्रोसेसेस है वो किसके कंटेक्स्ट में ये पूरी की पूरी फिजियोलॉजी हमें समझनी है। याद रखना है लाइफ में हमें सिर्फ 2 लोगों को इसमें पूरा फोकस करना है, एक है प्लांट्स को और दूसरा है एनिमल्स को, और एनिमल्स में स्पेशली ह्यूमंस को। मतलब एक तरफ ये चारों जो आपने पढ़ा वो प्लांट के कंटेक्स्ट में समझना है कि ये कैसे प्लांट्स करते हैं, और एनिमल्स के केस में ह्यूमंस में ये चारों कैसे फिजियोलॉजी डेवलप होती है इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। मतलब पूरा का पूरा सिलेबस 2 चीज पे बेस्ड है, प्लांट्स और ह्यूमन। प्लांट्स कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, कैसे उनमें रेस्पिरेशन होता है, कैसे उनमें सर्कुलेशन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल का, और कैसे वो एक्सक्रीट करते हैं। ठीक वैसे ही ह्यूमन में ये सारी फिजियोलॉजी कैसे डेवलप होती है इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो हमारा जो फोकस है सबसे पहला वो फोकस हम लोग शुरू करते हैं न्यूट्रिशन वाले कंटेक्स्ट में। सबसे पहले लाइफ को प्रोसेस कराने के लिए भैया सबसे पहले पोषण चाहिए, कुछ खाना पीना चाहिए ताकि आपके जो डैमेज सेल है वो रिपेयर हो सके, आपके सेल का प्रॉपर ग्रोथ हो सके और आप सही तरीके से अपने को कोऑर्डिनेट कर पाए सिचुएशन से। तो न्यूट्रिशन एक बेहद इंपॉर्टेंट कड़ी है जहाँ पे हम कुछ न्यूट्रिएंट लेते हैं और उन न्यूट्रिएंट के सहारे एनर्जी प्राप्त करने का रास्ता तैयार करते हैं। क्या न्यूट्रिएंट हम ले सकते हैं? अगर हम ह्यूमन हैं तो क्या क्या न्यूट्रिएंट के तौर पे ले सकते हैं जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा? तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग ले सकते हैं कार्बोहाइड्रेट। सिंपल है भाई, कार्बोहाइड्रेट ले लेंगे। दूसरा है हम लोग प्रोटीन ले सकते हैं। इनफैक्ट प्रोटीन हम लोग लेते हैं, बड़े पैमाने पे लेते हैं। और थोड़ा सा फैट और लिपिड वाले कंटेंट भी, जो गुड फैट है, अच्छे क्वालिटी के फैट हैं, उसको भी हम थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं, इनफैक्ट लेते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स के माध्यम से जब शरीर को ये जब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड प्राप्त होता है तो उस पूरे प्रोसेस में हमें न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। तो सबसे पहले बिना कोई किताबी डेफिनेशन के सिंपल ये समझते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। तो आते हैं हम लोग सबसे पहले न्यूट्रिशन के ऊपर। ह्यूमन में और प्लांट में, एनिमल में न्यूट्रिशन की अलग अलग विधियां हैं, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं इन जनरल ह्यूमन के केस में न्यूट्रिशन को हम लोग 2 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला, या तो आप अपना खाना पीना खुद बना लीजिए और खुद बना के तैयार कर लीजिए, दैट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं स्वपोषण। और या तो फिर हम अपने फूड के लिए, अपने भोजन के लिए हम दूसरे पे डिपेंड हो जाएं, और जब डिपेंड हो जाएंगे तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग बोलेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, या इसी को हम लोग बोलेंगे परपोषण। मतलब ये जो पोषण है, ये जो न्यूट्रिशन है ऑर्गेनिज्म में, एनिमल्स में 2 तरीके की देखने को मिलती है। या तो आप ऑटोट्रॉप्स हो जाएं, अपना भोजन स्वयं बनाएं, अपना भोजन स्वयं बनाएं। और ये जो काबिलियत है, काश हम लोग में ये काबिलियत रहती। जनरली ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट्स में देखने को मिलते हैं।
क्योंकि भैया उनके पास क्लोरोफिल जैसे सब्सटेंस हैं और ये लोग सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सनलाइट का सहारा लेके और छोटे छोटे इनऑर्गेनिक मटेरियल की सहायता से बड़ा धमाका करते हैं और दुनिया को खाना बना के देते हैं। इनफैक्ट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो सिंपल सब्सटेंस जो होते हैं, छोटे छोटे सब्सटेंस, वो मिलके एक कॉम्प्लेक्स चीज का फॉर्मेशन करते हैं। सिंपल सब्सटेंस मिलके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। वो सिंपल सब्सटेंस क्या हो सकते हैं भाई? कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, वाटर हो सकता है, क्लोरोफिल हो सकता है लीफ से, और इनको मिल जाए अगर गलती से या सही से, क्या मिल जाए भाई? तो सनलाइट मिल जाए, तो ये लोग छोटे छोटे सब्सटेंस मिलके ये ग्लूकोज बना देंगे। ये है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ये काबिलियत ग्रीन प्लांट्स के अंदर है, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल है। कुछ अलगी वगैरह जो हैं वो ऐसा कर सकते हैं, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो इस तकनीक का सहायता से अपना काम कर लेते हैं। मैं कह रहा था कि अगर ये टेक्निक ह्यूमंस के अंदर होती तो कितना अच्छा होता। डाल से 2 4 5 टहनियाँ तोड़ के ले आते, धूप में बैठ जाते, खुद CO2 बाहर रिलीज करते, ऊपर से पानी गिरा लेते, या बॉडी में थोड़ा पानी है ही, शायद फोटोसिंथेसिस हो जाता। लेकिन ये काबिलियत हमारे में नहीं है, और शायद इसी वजह से हमारी लाइफ जो है वो एक सिविलाइज, एक स्ट्रेसफुल और बहुत सारे मेहनत से भरी हुई है। तो न्यूट्रिशन की विधि नंबर 1 थी, वो था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जहां प्लांट्स के द्वारा, ग्रीन प्लांट्स के द्वारा अपने छोटे छोटे इनऑर्गेनिक मटेरियल की सहायता से कॉम्प्लेक्स फूड के फॉर्म में ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर दिया जाता है। दिस इज व्हाट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होगा भाई? तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में वहां पे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड जो है खुद सिंथेसिस नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट उसको अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पे निर्भर रहना होगा, और निर्भर रहेंगे, डिपेंड रहेंगे फूड के लिए किस पे भाई? तो बेसिकली प्लांट्स पे या किसी और पे भी डिपेंड्स हो सकते हैं। तो वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ये न्यूट्रिशन उल्टा चलता है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स चीजें जो है वो सिंपल फॉर्म में बाद में कन्वर्ट होती हैं। देखिए कितना उल्टा है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में छोटी छोटी चीजें मिलती हैं तो एक कॉम्प्लेक्स चीज बनता है, मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलता है। और अगर आप हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जाएं तो यहाँ देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स चीज टूटेगा। मतलब क्या है भाई? कॉम्प्लेक्स चीज में थोड़ा देख लिया जाए क्या क्या हो सकता है। अगर हम ह्यूमंस हैं, अगर कॉम्प्लेक्स चीज में अगर हम कार्ब्स ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, ग्लूकोज ले रहे हैं, तो ये टूटेगा भाई। कार्बोहाइड्रेट किस में टूटेगा? ग्लूकोज में टूटेगा, सिंपल फॉर्म में टूटेगा। अगर हमने प्रोटीन खा लिया तो ये सिंपली किस फॉर्म में टूट जाएगा? तो ये टूट जाएगा एमिनो एसिड के फॉर्म में। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है प्रोटीन का। उसी तरीके से अगर हमने फैट ले लिया या लिपिड ले लिया, जिसे आप लिपिड भी बोलते हैं, वसा बोलते हैं, तो ये आपके फैटी एसिड में टूटेगा। तो कहने का सेंस ये है कि सिंपल चीज मिलके जब कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होती हैं तो वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, और जब कॉम्प्लेक्स चीज टूट के छोटे सरल सिंपल फॉर्म में टूटती है तो उसे हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो अब आते हैं अगले टॉपिक की ओर, मोड ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो सभी के सभी ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पे डिपेंड हैं, क्या उनकी डिपेंडेंसी एक ही टाइप की है क्या? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम यही पढ़ेंगे कि जितने भी ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए दूसरे पे निर्भर करते हैं उसको हम लोग हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। तो क्या सारे हेट्रोट्रॉप्स एक ही टाइप से फूड का डेवलपमेंट कर पाते हैं क्या अपने लिए? तो वैसी स्थिति में हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए भी हमारे पास बहुत सारी विधियां हैं जिसके जरिए ऑर्गेनिज्म अपना फूड डेवलप करते हैं। सबसे आसान तरीका क्या है भाई? तो किसी सड़े गले मरे हुए चीज से अपना न्यूट्रिशन ले लो भाई, तो ऐसा कहलाते हैं सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या है? तो एक तरह का हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। इस न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है किसी डेड से, किसी डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। कोई पत्ता हो सकता है सड़ा हुआ, कोई एनिमल की सड़ी हुई बॉडी हो सकती है, डेथ बॉडी हो सकती है, तो उससे जो ऑर्गेनिज्म खा के अपना पेट भर ले और न्यूट्रिशन प्राप्ति करे, उस कैटेगरी में आता है। सबसे खास एग्जांपल फंगस का। कुछ बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, कुछ प्रोटोजोन्स भी हो सकते हैं, बट फंगस सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे रिलाई करिए,
मतलब समझिए कि इन्वायरमेंट का जो कचरा है ना उसको साफ करते हैं, और यही वजह से है कि इसको हम कह सकते हैं कि दे आर वेरी गुड डिकम्पोजर्स। ये डिकम्पोजर्स होते हैं, सब कुछ साफ कर देंगे, सब कुछ खा जाएंगे और एनर्जी को एक तरीके से रिसाइकलिंग में भी रोल प्ले करेंगे। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, हमारी फूड पे डिपेंडेंसी दूसरे पे है, किस रूप में? तो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के रूप में है। तो ये क्या कहलाएगा? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अब भैया एक बात हो सकता है कि जिस थाली में खाएं उसी में छेद कर दें, तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की ओर आना पड़ेगा। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में सिंपल है भाई कि दो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, एक दूसरे पे डिपेंड भी हैं, लेकिन कहानी यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जो मेजबान है, जिसके बॉडी पे कोई आएगा वो हो जाएगा गेस्ट, जो बाहर से आएगा वो हो जाएगा गेस्ट, और जिसके बॉडी पे अटैक करेगा वो हो जाएगा होस्ट। तो ये होस्ट और गेस्ट के बीच का रिलेशन है। और इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि होस्ट जो होता है ना वो लार्ज होता है, जनरली वो बड़ा होता है, और गेस्ट जो होता है वो स्मॉल होता है। तो ये एक बड़ा यूनिक टाइप का रिलेशन है। क्यों यूनिक है भाई? तो एक रिश्ता ऐसा होता है कि प्रीडेशन बोलते हैं उसको हम लोग, जहाँ पे कोई भी बड़ा जीव अपने से छोटे जीव का शिकार कर लेता है। ये नेचर में बड़ा कॉमन है। अब जैसे एक शेर है, उसको कुछ हिरन मिल जाए तो आराम से उसका शिकार कर लेगा वो, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 20 को हिरन मिल जाए और बोले कि चलो ये शेर अकेला उसका शिकार कर लेते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। मतलब जो ताकतवर है वो कमजोर को सताएगा। ये तो एक कॉमन रिलेशन है, कॉमन फेनोमेनन है जो कि इन्वायरमेंट में होता है। पैरासाइटिक में उल्टा चल रहा है। पैरासाइटिक में होस्ट बड़ा है, विशाल है, और एक छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के औकात वाला जीव भी उस बड़े विशाल होस्ट को नुकसान पहुंचा सकता है उसके साथ रह के। जैसे मलेरिया का परजीवी हमारे बॉडी के अंदर चला जाए, मलेरिया फैला देगा, उससे हो सकता है लोगों की डेथ भी हो सकती है। तो पैरासाइटिक में ये है कि आप हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जी रहे हैं, एक ऐसा रिलेशन जी रहे हैं जहाँ पे आप दूसरे पे डिपेंड किए हुए हैं, लेकिन आप जिसके साथ रह रहे हैं, जिसका खा रहे हैं, उसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे नेगेटिव रिलेशन को या मिक्स नेगेटिव रिलेशन को हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का मोड कह सकते हैं। एग्जाम्पल में अब पैरासाइटिक न्यूट्रिशन भी बहुत तरीके का हो सकता है कुछ पैरासाइट बॉडी के बाहर से ही न्यूट्रिशन लेके काम चला लें, दे आर कॉल्ड इक्टोपैरासाइट। इक्टोपैरासाइट होंगे तो ये अपना खुद का काम कर लेंगे भैया बाहर आके, जैसे बॉडी में लाइस वगैरह होते हैं, जुए वगैरह होते हैं, बेड बग वगैरह होता है, ये लोग इक्टोपैरासाइट के कैटेगरी में आते हैं। जैसे बॉडी लाइस आप कह सकते हैं, ये बेड बग वगैरह हो गया, खटमल वगैरह हो गया, ये बग हो गया, ये हो सकते हैं। कुछ पैरासाइट इसमें ऐसे भी हो सकते हैं जो शरीर के अंदर जाके भाई पूरी तरीके से आपको डैमेज कर दें, दे आर इंडोपैरासाइट। तो इसमें आपको बैक्टीरिया वगैरह बहुत सारे हो सकते हैं। मलेरिया का जो पैरासाइट है वो भी आप जोड़ सकते हैं कि मलेरियल पैरासाइट जो है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम कह रहे थे कि न्यूट्रिशन की वह विधि जहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपना फूड नहीं बना पा रहा है, दूसरे पे निर्भर कर रहा है। निर्भरता कैसी है? तो भैया डेड डिकेइंग खा के तो सेप्रोफाइटिक, न्नुकसान पहुँचा के दूसरे को तब पोषण ले लेंगे तो पैरासाइटिक, और तीसरा रिलेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलो मीन्स होता है कंप्लीट, अजोइक मतलब होता है एनिमल। होलो मीन्स होता है कंप्लीट, अजोइक मीन्स होता है एनिमल लाइक, मतलब जानवर जैसा। तो एकदम एनिमल के जैसे न्यूट्रिशन लेने की विधि है होलोजोइक, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बाबू प्राणी सम पोषण। अब यहाँ पे भैया जटिल पदार्थ ले, चाहे आप सॉलिड ले चाहे लिक्विड ले, जटिल पदार्थ लेते हैं और ये जटिल पदार्थ सरल रूप में टूट जाता है, और यही प्रोसेस कहलाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, प्राणी सम पोषण, जिसमें अमीबा से लेके और हम सब मनुष्य वगैरह आ जाते हैं। तो भाइयों कॉपी पेन लेके बैठना है और आराम से जो शब्द बोले जा रहे हैं उसको सुनना है, उसको डिफाइन करना है, लिखना है। और मुझे लगता है कि ऐसा आप करेंगे तो ये बड़ी आसानी से लाइफ प्रोसेस के पहली कड़ी जिसको हम पोषण कर रहे हैं वो आसानी से आप समझ पाएंगे। तो पोषण के बारे में हमने ये समझा कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पोषक तत्वों को ग्रहण किया जाता है, पोषण की प्राप्ति हो जाती है। अब पेड़ पौधे इस
अपना भोजन स्वयं बना के प्राप्ति करते हैं तो वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जाते हैं, और जो लोग अपने भोजन के लिए दूसरे पे निर्भर करते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक में जाते हैं। अब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हमने बांट दिया कि आप पैरासाइटिक हो सकते हैं, सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं और होलोजोइक हो सकते हैं। एक और बड़ा प्यारा रिलेशन है ऑर्गेनिज्म के बीच में, जो इन्वायरमेंट का सबसे सुंदर रिश्ता है। सीरियल में देखते होंगे आता होगा, ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप सही मायने में इस रिलेशन के बारे में आइए, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जहां दो जीव एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, प्रेम से रह रहे हैं, एक दूसरे को कॉपरेट कर रहे हैं, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। जो कमी पहले जीव में है वो दूसरा जीव पूरा कर दे रहा है, और जो अच्छाइयाँ पहले जीव में है वो दूसरे को इजीली प्राप्त हो जा रही है। मतलब एक प्रकार का म्यूचुअल रिलेशन है, जहां दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रह के भी बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए भी फायदा पहुंचा सकते हैं। और ऐसे एग्जाम्पल में आपने देखा होगा, राइजोबियम के बारे में सुना होगा कि ये एक बैक्टीरिया है जो लेग्यूमिनस प्लांट के, दाल वाले पौधों के जड़ में पाया जाता है। तो ये राइजोबियम का एसोसिएशन कर दीजिए किससे? तो लेग्यूमिनस प्लांट से, वो पौधे जो दाल देते हैं, दाल वाले के बीच में राइजोबियम जीवाणु का वो एक ऐसा ही रिलेशन है। इसी तरीके का एक रिलेशन है जिसमें अलगी, जिसको आप शैवाल कहते हैं, और फंजाई जिसको आप कवक मिल्क कहते हैं, ये दोनों मिलके लाइकेन डेवलप कर देते हैं। एक प्रकार का सिम्बायोटिक रिलेशन है। तो सिम्बायोटिक रिलेशन इन्वायरमेंट का, पर्यावरण का सबसे प्यारा रिलेशन है, जहां दो जीव एक दूसरे के साथ रह के दोनों को बेनिफिट भी पहुंचा सकते हैं। तो ये है पोषण की कुछ प्रमुख विधियां जो क्लास 10th के लाइव प्रोसेस की पहली कड़ी में मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। आगे हम लोग बात करेंगे कि ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है, मानव में पोषण कैसे होता है, और इस पूरे पोषण की क्या प्रक्रिया है, और इससे संबंधित क्या डिसऑर्डर्स हैं, इसके बारे में डिटेल्स आपको अगले वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। क्लास 10th के सभी टॉपिक इस प्लेटफॉर्म पे आपको बड़ी आसानी से सरल और सहज भाषा में उपलब्ध हो जाएंगे। चैनल के साथ बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगले वीडियो में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।